हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी 9 का दोस्तों फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक और राजनीतिक चैप्टर है दोस्तों। लोकतांत्रिक और राजनीतिक वन दोस्तों पहला चैप्टर है। कक्षा 9th के लिए है दोस्तों। 9th का राजनीतिक विज्ञान का पाठ्य पुस्तक है दोस्तों। आप भाई बहनों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए और 1 से 2 बार देखिए और अपने साथियों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। ये देखिए बीपीएससी 3.0 में दोस्तों इससे आपका 16 क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, सिर्फ लोकतांत्रिक चैप्टर से दोस्तों। आप लोग इस चैप्टर को जितना बार हो सके रिवीजन कीजिएगा दोस्तों, देखिएगा बढ़िया से। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। विषय सूची देखिए, 5 चैप्टर दिया गया है दोस्तों। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, फर्स्ट से लेके 20 पेज के अंतराल 20 पेज दिया गया है इसमें दोस्तों। फिर संविधान निर्माण दिया गया है, फिर आपका चुनावी रणनीति, फिर दोस्तों संस्थाओं के कामकाज, फिर लोकतांत्रिक अधिकार दोस्तों। ये 9th में 5 चैप्टर है। उसके बाद फिर 10th का स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों। आप भाई बहनों से गुजारिश है आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान देखिए, उद्देश्य का दोस्तों, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पद्धति लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, देखिए न्याय 3 तरह के दिया गया दोस्तों। प्रस्तावना में जो न्याय दिया गया 3 प्रकार दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता दोस्तों 5 प्रकार, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता दोस्तों। और समता दोस्तों 2 प्रकार, प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिया गया। प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, संविधान की बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों जरूरी है, चलिए देखिए। थोड़ा जूम कर लेते हैं जो कि आप लोगों को दिखने में सुविधा हो दोस्तों। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए, लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। हम बहुत सरल परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर हम बारी बारी से इन बिंदुओं को व्यवहारिक अर्थ मान जानेंगे। यहाँ हमारे उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषता को चिन्हित करना है। यह अध्याय पढ़ लेने के बाद हम लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन के अंतर कर सकते हैं। अध्ययन के अंत में हम इस न्यूनतम लक्ष्य से आगे बढ़कर लोकतंत्र की बृहद परिभाषाएं पर आएंगे। देखिए, समकालीन दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन है। तो समकालीन दुनिया में लोकतंत्र लोकप्रिय शासन पद्धति है, पर ऐसा क्यों, कौन सी चीजें इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है, क्या यही शासन की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इन सवालों पर हम इस अध्याय के बाद वाले हिस्से में चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे। एक एक पॉइंट, एक एक लाइन पढ़ेंगे दोस्तों, पूरा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक एक लाइन से सवाल बनता है एनसीईआरटी है दोस्तों, इसलिए आप लोग से भी गुजारिश है कि एक भी लाइन मिस नहीं कीजिएगा। पॉइंट 1 देखिए, लोकतंत्र क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र की अब तक की आपत्ति लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ सामान्य विशेषताएं लिखे हैं। लोकतांत्रिक सरकारें, गैर लोकतांत्रिक सरकारें दोस्तों। परिभाषा की जरूरत क्यों, चलिए देखते हैं हम लोग। आगे पढ़ने से पहले आइए सबसे पहले हम एक मेधावी छात्र मेरी की आपत्ति पर गौर किया जाए। वह लोकतंत्र को परिभाषित करने के इस तरीके को पसंद नहीं करती है और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। उसकी अध्यापिका मेलिंडा लिंग दो ने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया तो कक्षा की अन्य छात्राएं भी इस चर्चा में भाग लेने लगी दोस्तों। देखिए, मेरी जो लड़की थी, मैडम मुझे यह तरीका ठीक नहीं लगता। पहले लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि
इस काम को ही हमें पहले करना था और पहले अध्याय वाली पढ़ाई अब क्या ऐसा ठीक नहीं होता है। लिंग 2 मैडम बोली, तुम्हारी बातों में दम है, पर क्या हम आपको सामान्य जीवन में भी ऐसे ही नहीं करते? क्या हम कलम बरसात और प्रेम जैसे शब्दों का उपयोग करने के पहले इसकी परिभाषा स्पष्ट करनी जरूरी मानते हैं? जरा सोचो, क्या हमारे पास इन शब्दों की बहुत स्पष्ट और सामान्य परिभाषा है? शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं। मेरी बोली, फिर परिभाषा की जरूरत क्यों? फिर परिभाषा की जरूरत ही क्यों? तो लिंग 2 मैडम बोले, हमारे परिभाषा की जरूरत तभी पड़ती है जब हमें किसी शब्द उपयोग करने में परेशानी होती है। हमें बारिश की परिभाषा की जरूरत तभी होती है जब हमें बूंदा बूंदी और बादल फटने जैसी स्थिति और सामान्य बरसात में फर्क करना हो। तो लोकतंत्र पर भी यही बात लागू होती है और हमें इसके देखते हैं आगे। हमें इसके लिए स्पष्ट परिभाषा की जरूरत है क्योंकि लोग इस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों के लिए करते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सरकारें भी खुद को लोकतांत्रिक ही कहती है। चलिए देखते हैं। रिबियांग बोलता है, लेकिन हमें परिभाषा बनाने की जरूरत ही क्या? एक दिन आपने हमें अब्राहम लिंकन की एक वाक्य सुनाया, लोगों के द्वारा चलाने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। मेघालय में हम स्वयं पर राज करते हैं और इसे सभी लोग मानते भी हैं और हमें इसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है? लिंग 2 मैडम बोलती है कि मैं यह नहीं कहती कि इसमें बदलाव करने की जरूरत है। मुझे यह भी परिभाषा बहुत सुंदर लगती है। जब तक हम इस मसले पर खुद से विचार न करें तब तक यह तय करना मुश्किल होगा कि लोकतंत्र की सही सर्वोत्तम परिभाषा है। हमें किसी चीज की सिर्फ इसी आधार पर स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि किसी बहुत नामी गिरामी आदमी ने उसके लिए कुछ बहुत अच्छा कहा है या लोग सब उसे सही मानते हैं। योलांदा मैडम ने बोली, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हमें कोई परिभाषा तलाशने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा कि डेमोक्रेसी जो है यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। किससे बना है? डेमोक्रेसिया से। यूनानी में डिमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है, VVI है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यही सही अर्थ है और फिर परिभाषा की क्या जरूरत है? लिंग 2 मैडम बोलती है कि इस सवाल पर विचार करने का यह भी बहुत उपयोगी तरीका है, पर मैं इतना कहूँगा कि सिर्फ शब्द की उत्पत्ति से उसकी परिभाषा निकालने का तरीका हरदम उपयोगी नहीं रहता। शब्द का अर्थ हमेशा अपने मूल्य से जुड़ा या बंधा नहीं रहता। समय और प्रयोग के साथ साथ उसका अर्थ बदलता भी रहता है। और कंप्यूटर शब्द को ही ले लो, यह कंप्यूटिंग अर्थात गणना शब्द से बना है, लेकिन मुश्किल गणनाओं की सरलता से करने के लिए बने यंत्र को ही कंप्यूटर कहा जाता है। लेकिन दरअसल ये बहुत शक्तिशाली कैलकुलेटर थी, पर आज शायद ही कोई इस अर्थ में कंप्यूटर शब्द का प्रयोग करता है। अब तो कंप्यूटर का उपयोग लिखने, पढ़ने और डिजाइन बनाने और संगीत बनाने, सुनने और फिल्म देखने में भी शब्द वही लोकतांत्रिक राजनीति वही शब्द आते हैं। चलिए देखते हैं आगे। वही शब्द रहते हैं, पर समय बीतने के साथ उनका अर्थ बदल सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ शब्दों के मूल अर्थ पर ही भरोसा करना बहुत उपयोगी नहीं होता है। मेरी बोलती है, मैडम आपके कहने का मतलब यह है कि इस विषय पर खुद सोचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें इसके अर्थ गौर करना ही होगा और इसकी परिभाषा गढ़नी होगी। लिंग 2 मैडम बोलती है कि एकदम सही, इसलिए आओ अब हम यह काम कर ही डालें, खुद करें और खुद सीखें। आइए देखिए इधर क्या दिया गया। मैंने तो यह भी सुना है कि लोकतंत्र
लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां लोक पर तंत्र हावी रहता है। लोक पर तंत्र हावी रहता है। और इसके बारे में आपकी क्या राय है? चलिए देखते हैं। आइए लिंग 2 मैडम की बात की गंभीरता से ले और कलम बारिश और प्रेम जैसी सदा प्रयोग होने वाली साधारण शब्दों को ठीक ठीक परिभाषा लिखने की कोशिश करें। जैसे क्या कलम की कोई ऐसी परिभाषा है जो इसे पेंसिल, ब्रश, हाइलाइटर या मार्कर से अलग बताती हो? इस प्रयोग से अपने क्या सीखा? लोकतंत्र का अर्थ समझने से इस अनुभव में हमें क्या क्या सिखाया? चलिए देखते हैं। एक सरल परिभाषा। आइए इस चर्चा पर फिर से गौर करें और जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान के लिए एक बहुत सरल पैमाना था। लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना। इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों को चुनाव लोग करते हैं। एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। अब शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनासे चिले जैसे तानाशाहों का चुनाव लोगों नहीं करते। यही बात राजशाहियों पर भी लागू होती है। सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने जाते हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें यह हक पाया है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है, पर इसका परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो उन पर सभी सरकारों को लोकतांत्रिक करना पड़ेगा जो चुनाव करवाती है, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कि हम अध्याय 3 में देखेंगे कि समकालीन दुनिया की हर सरकार, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या ना हो, खुद को लोकतांत्रिक कहना और कहलाना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानीपूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझें और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता को जानें। चलिए आगे देखते हैं। रिबियांग स्कूल में इस घर गई। उसने लोकतंत्र के बारे में कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों को जमा किया। इस बारे में उसने इन उक्तियों को कहने या लिखने वाली नाम का उपयोग नहीं किया। वह चाहती है कि आप भी इन्हें पढ़ें और बताएं कि उक्तियां कितनी अच्छी है, उपयोगी। लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषक और आप बन जाने का अधिकार देता है। लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाहों का चुनाव करना और उन्हें मुंह से अपनी इच्छा की बात सुनने के बाद व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र के संभव बनाती है। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन न्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को जरूरी बनाता है। लोकतंत्र शासन का ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है कि हम जैसी सरकार के लायक हैं वैसी सरकार ही हम पर शासन करे। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। लोकतंत्र की सारी बुराइयों को और अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। लोकतंत्र की विशेषताएं दोस्तों, हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की और है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इससे अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक अपने किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उनके किन अधिकारों को चुना हुआ होना आवश्यक है। लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं।
देखिए, किसी तरह के चुनाव में लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं, किसी भी तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। किसी चुनाव को लोकतांत्रिक करने के लिए किन शर्तों को पूरा किया जाना जरूरी है? कौन लोक शासकों को चुनाव कर सकते हैं और खुद शासक चुने जा सकते हैं? इसमें प्रत्येक नागरिक का बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? क्या कोई लोकतंत्र व्यवस्था अपने कुछ नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर सकती है? सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या उस चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ लक्ष्मण रेखाओं से बांधकर काम कराना जरूरी है। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को नागरिक के कुछ अधिकारों का आदर करना चाहिए? आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर बारी बारी से विचार करेंगे। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ होते हैं। पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिकों तख्तापलट की अगुवाई की और उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को कार्टून ना बूझो। देखिए, इस कार्टून को देखिए, पढ़ लेते थोड़ा। सीरिया पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश है और शासक बाथ पार्टी और उसकी कुछ उपसहयोगी पार्टियों को ही देश में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति है। क्या इस कार्टून को चीन और मेक्सिको पर भी लागू किया जा सकता है? लोकतंत्र के माथे पर पत्ते से बना ताज क्या महत्व है? ये देखिए, सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया गया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की गई है। अगस्त 2002 में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए और इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव हुए और चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले। लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास थी। दोस्तों, स्पष्ट है कि जनरल मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण पर ही चर्चा करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासकों का चुनाव किया? पर हम ऐसा नहीं कर सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं थे। वे अंतिम फैसला नहीं कर सकते। अंतिम फैसला सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के हाथ में था। वे जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। वे ऐसा तानाशाही और राजशाही वाली अनेक शासन व्यवस्थाओं में होता है जहां वहां औपचारिक रूप से चुनी हुई सांसद और सरकार तो होती है, पर असली सत्ता उन लोगों के हाथ में होती है जिन्हें जनता नहीं चुनती है। कुछ देशों में असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथ में रहती है, ना कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में। इन लोगों को शासन नहीं कहा जा सकता है। इससे हमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषताओं पर पहुंचते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। देखिए दोस्तों, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। चीन की संसद को क्वांगुओ रेमिन दाबियाओ दाहुई राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। दोस्तों, चीन की संसदों के लिए प्रति 5 वर्ष के बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे
पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं और कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 2002 से 2003 में हुए चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। सरकार जो है सदा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष के बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन 2000 तक हर चुनाव में पीआरआई इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती है। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते हैं पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती है। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए पीआरआई कुख्यात थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना अनिवार्य था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्राओं के माँ बाप से पीआरआई के लिए वोट देने को कहते थे। मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज ही करती थी। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह कर दिया जाता था। इससे अनेक लोग वोट नहीं डाल पाते। पीआरआई अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफी पैसे खर्च करती थी। क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासन चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद तो यही लगता है कि हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। यहाँ काफी सारी समस्याएं। चीन के चुनावों में लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं होता। लोगों के शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना होता है। क्या हम इसे ना मनपसंद चुनाव कर सकते हैं? मैक्सिको के मामले में तो ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हुए भी असल में वहां की जनता के पास कोई दूसरा विकल्प ना था। किसी भी तरह वहां शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह वहां शासक दल को पराजित नहीं किया जा सकता, लोगों के चाहने पर भी नहीं। वहां हुए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे। इस प्रकार अब हम लोकतंत्र को अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं। लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने का ये भी ऊपर ही देखते हैं दोस्तों। चुनने की स्थिति भी होनी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दें। और इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो। लोकतांत्रिक चुनावों के बारे में हम अध्याय 3 में और बात जानेंगे। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। देखिए, हमने पहले पढ़ा कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाले संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने का उदाहरण कहीं कम नहीं है। फिर से देखिए इस पॉइंट को। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकारों से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था दोस्तों। 2015 तक एस्टोनिया में अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि किसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। एस्टोनिया में दोस्तों। फिजी में देखिए, फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट
का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज्यादा है दोस्तों। लोकतंत्र राजनीतिक समानता, लोकतंत्र जो है राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, समानता के। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता भी जान लेते हैं। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। अध्याय 3 में हम इस बारे में ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए ऊपर जो कुछ पॉइंट छूटा तो उसको देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, कार्टून बूझे। यह कार्टून लातिना अमेरिका के संदर्भ में बना था। यह आपको लगता है कि यह पाकिस्तान पर भी फिट बैठता है? कुछ अन्य देशों के बारे में सोचिए जिन पर कार्टून लागू हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा कई बार हमारे देश में भी होता है। ये देखिए, जाने कहाँ कहाँ की बातें हो रही है। क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सरकार और शासनों में ही है? क्या हम अपनी कक्षा में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर सकते हैं? क्या हम अपने परिवार में लोकतंत्र की बात कर सकते हैं? क्या हम लोकतांत्रिक परिवार की बात कर सकते हैं? एक ही बात रिपीट किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यह कार्टून लातिनी अमेरिका के लोकतंत्र कामकाज में संबंधित है। इसमें सिक्कों की थैलियों का क्या मतलब है? राजनीति में थैलीशाहों की भूमिका के बारे में कार्टून बनाने वाला एक क्या कहना चाहता है? इस कार्टून को भारतीय पर भी लागू किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए, आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट दोस्तों। वो भी क्या दिन थे जब मैं ही एक व्यक्ति और मेरी ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था। यह कार्टून सद्दाम हुसैन के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद हुए चुनावों से संबंधित है। उन्हें जेल में बंद दिखाया गया। यहाँ कार्टूनिस्ट क्या कहना चाहता है? इस कार्टून के संदेश और अध्याय में आए पहले कार्टून के संदेश की तुलना कीजिए। कार्टून सवाल पूछ रहा है दोस्तों। देखिए, कानून के राज, अधिकार का आदर दोस्तों। कानून के राज, अधिकार का आदर है। देखिए, जिम्बाब्वे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी 3.0 2.0 में भी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। देखिए, जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरे के शासन से मुक्ति मिली है। उसके बाद देश पर जानु पीएफ दल का राज है, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की, जिसके नेता रॉबर्ट मुगाबे थे दोस्तों। कौन है? रॉबर्ट मुगाबे आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जानु पीएफ दल ही जीतता था। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसके जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ी करवाई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलन को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था। टेलीविजन और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था। अभी दोस्तों यही इंडिया में हो रहा है। नियंत्रण था और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था दोस्तों। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसले की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे। उसने जजों पर दबाव भी डाला। 2017 में मुगाबे की राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया दोस्तों। 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया। जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, और पर इतना ही पर्याप्त नहीं कि लोकप्रिय नेता भी और लोकप्रिय तांत्रिक हो सकते हैं। देखिए, लोकप्रिय नेता भी और लोकतांत्रिक हो सकते हैं। लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं।
अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनावों पर नज़र डालना जरूरी है, पर उतना जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह के राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के, देखिए यहाँ पे दोस्तों, अखबार जिम्बाब्वे की बात क्यों करें। मैं तो अपने देश में भी इस तरह की घटनाओं के अखबार, इस तरह की घटनाओं की खबर अखबारों में पढ़ते रहती हूँ। हम इसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं, चलिए देखते हैं आगे क्यों नहीं करते हैं। चीनी सरकार ने गूगल और याहू जैसी लोकप्रिय वेबसाइटों पर बंदिशें लगाकर इंटरनेट पर सूचना के मुक्त प्रवाह पर रोक दिया है। इस कार्टून में इसी पर टिप्पणी की गई है। टैंक और निहत्थे छात्र की तस्वीर पाठक को चीन के हाल के इतिहास की एक अन्य बड़ी घटनाओं की याद दिलाता है, और यह घटना क्या थी उसके बारे में अन्य ब्यौरे जुटाए हैं। देखिए किस तरह घटना थी दोस्तों। कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करें और उनको सोचने और अपनी राय बनाने की और सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतिविधियों करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोग समानता होनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा जो है स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए, जिसके आदेश का पालन सब लोग करते हो। इन अधिकारों के बारे में हम अधिक विस्तार से अध्याय 5 में पढ़ेंगे। इसी प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीके पर लागू होती है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता, और उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीके का पालन करना होता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूहों को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसले लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती है। ये सभी ना सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी है, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। इसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार 4 में पढ़ेंगे, अध्याय 4 में। इस प्रकार हम लोकतंत्र की चौथी और अंतिम विशेषता रेखांकित कर सकते हैं। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती है। परिभाषा का सारांश देखिए। आइए अब तक हुई चर्चा को समेटें, और हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। शासकों का चुनाव जो है लोग करते हैं। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में स्पष्ट ना हो जाएं, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरण के जरिए हमने शासक के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को रेखांकित किया। इसके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले लेते हैं। लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे फैसले लेते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इसके विकल्प उपलब्ध कराता है। वे चाहे तो मौजूदा शासकों को को बदल सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो, और इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। लोकतंत्र के काम काज या उसकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को पढ़िए, और इसका मेल लोकतंत्र की प्रशासनिक विशेषताओं कराने जिनकी चर्चा ऊपर की गई थी। भूटान नरेश ने घोषणा की है कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा ही सलाह पर काम करेंगे। ये विशेषता कानून का शासन है दोस्तों। भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। ये अधिकारों का सम्मान।
नेपाल नरेश राजनीतिक जमावड़े, प्रदर्शन और रैलियों पर रोक लगा सकते हैं। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल दोस्तों। फिर देखिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के बिहार विधानसभा भंग करने पर असंवैधानिक ठहराया। ये हो गया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। बांग्लादेश राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार ना रहे, चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसला करना। ये जो आपका था दोस्तों लोकतंत्र के कामकाज और उसकी अनुपस्थिति के इन 5 उदाहरणों को पढ़िए और इनके मेल लोकतंत्र को इन प्रासंगिक विशेषताओं को कराएं जिनकी चर्चा ऊपर की गई थी दोस्तों। ये उदाहरण और विशेषता जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप बढ़िया से समझ के बनाइएगा, मिलाया नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ दिया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। लोकतंत्र ही क्यों। मैडम लिंग 2 की कक्षा में एक बहस शुरू हुई और उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ने के बाद छात्रों से पूछा कि लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप है। इस सवाल पर सबने कोई टिप्पणी की। लोकतंत्र के गुणों पर चर्चा। हम लोकतंत्र देश में रहते हैं, दुनिया भर में सभी जगह लोकतंत्र चाहता है। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं है वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में अच्छी बातें कही और क्या इतने से ही यह स्पष्ट नहीं हो जाता। फिर देखिए, लोकतंत्र सबसे अच्छा है, क्या अब भी इस पर बहस करने की जरूरत है। तांकिनी लेकिन लिंग 2 मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज़ को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया है। ऐसा नहीं हो सकता बाकी सभी लोग गलत रास्ते पर जा रहे हो। जेनी, यह गलत रास्ता है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या दे दिया। आधी सदी से ज़्यादा समय से लोकतंत्र और तब भी देश में इतनी अधिक गरीबी है। रेबियांग बोली, लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है। क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है। जेनी बोली, दोस्तों जो भी इसके कार्य या फर्क पड़ता है, मुझे मुद्दा यह है कि हम इसे शासन का सबसे रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में लड़ते रहते हैं और देश की परवाह किसे है। फाइमो बोला कि तो फिर इसकी जगह कौन सी प्रणाली होनी चाहिए। क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए, बाहर से किसी राजा को देश पर शासन के लिए बुलाया जाना चाहिए। रोज बोलता है, पता नहीं, मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है। ऐसे नेता की जिसे चुनाव की संसद की परवाह ना हो, एक ही नेता के पास सारे अधिकार हो, देश में के हित में जो कुछ जरूरी हो सब करने में उसे सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होगा। कोई पीछे से चिल्लाया, इसी को तानाशाही कहते हैं। दोई बोली, अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा। अगर वह खुद भ्रष्ट हो तब तो रोज बोलता है, मैं सिर्फ ईमानदार और संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ। दोई बोला, यह ठीक नहीं, तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। तो हमें आदर्श की तुलना आदर्श के साथ और वास्तविक तुलना वास्तविक से करनी चाहिए। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो। वे सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और स्वार्थी और क्रूर होते हैं और सिर्फ यह है कि हमें उनके बारे में जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हो पाती। और सबसे बड़ी गड़बड़ तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। मैडम लिंगदो ने इस चर्चा में पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। उन्होंने हस्तक्षेप किया, तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे कि देखकर मुझे खुशी हुई। मुझे नहीं मालूम हो कौन सही है कौन गलत है और यह तो आप लोग सुलझाएं। पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बात कर रहे थे। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती तो आपको अपनी मैं लिंग 2 मैडम की कक्षा में बैठना चाहती हूँ। यही सही अर्थों में लोकतांत्रिक कक्षा लगती है, ठीक है या नहीं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बात करने के लिए सजा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या
ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहां लोकतंत्र ना हो? क्या लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देखिए। इस चर्चा में लोकतंत्र खिलाफ अधिकांश तर्क सामने आ गए, जिसे हम आम तौर पर सुनते हैं। यह तर्क इस प्रकार के होते हैं: लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता की खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले देरी होते हैं। चुने हुए नेताओं के लोगों के हितों का पता ही नहीं होता चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण है और खर्चीला होता है, इसलिए हमें इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उसे किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई है? इसमें से कोई तर्क मुझे मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है। इसमें कोई कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होगा? इसमें किस तर्क से आप सहमत हैं? निश्चित रूप से लोकतंत्र सभी समस्याओं को खत्म करने वाली जादू की छड़ी नहीं है। लोकतंत्र ने हमारे देश में या दुनिया के अन्य हिस्सों में भी गरीबी नहीं मिटाई है। सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ इस बुनियादी चीज को देखता है और लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती है कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियां भी कर सकते हैं और इन फैसलों में लोगों की भागीदारी बनाने से फैसलों में देरी होती है। यह भी सही है कि लोकतंत्र में जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है और कई बार बड़े फैसले और सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर होता है। इन तर्कों से यह लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देखते हैं वह सरकार का आदर्श स्वरूप नहीं हो सकता। वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं होता, वहाँ सवाल यह होता कि हमारे पास सरकार के स्वरूपों के जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे से बेहतर है। चलिए लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देखिए दोस्तों। चीन में 1958 से 1961 के दौरान बड़ा अकाल विश्व इतिहास का अब तक ज्ञात सबसे भयावह अकाल था दोस्तों। इसमें करीब 3 करोड़ लोग भूख से मरे। उन दिनों भारत की आर्थिक स्थिति चीन से कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी भारत में चीन के समान अकाल और भुखमरी की स्थिति नहीं आई। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ऐसे दोनों देशों की सरकारी नीतियों के अंदर के कारण हुआ। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा के मामले में जिस तरह से काम किया वैसे करने की जरूरत चीनी सरकार ने महसूस नहीं की। अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि किसी भी स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश कभी भी अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई। लोकतांत्रिक देश में कभी भी बड़ा अकाल और बड़ी संख्या में भुखमरी नहीं हुई। अगर चीन भी बहुदलीय चुनावी व्यवस्था होती तो विपक्षी दल होता और सरकार की आलोचना कर सकने वाली स्वतंत्र मीडिया होती तो इतने सारे लोग भूख से नहीं मर सकते थे। ये उदाहरण लोकतंत्र के सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताने वाली विशेषताओं में से एक को बहुत स्पष्ट ढंग से सामने लाता। लोगों की जरूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की जरूरतों पर ध्यान दे सकती है और नहीं भी, और यह सब सरकार चलाने। थोड़ा सा इस बॉक्स में देख लीजिए क्या है कार्टून की बोझ। ये कार्टून ब्राजील का जिसे तानाशाही के लंबे दौर का अनुभव है। इसका शीर्षक तानाशाही का छुपा पक्ष है। कार्टून में किस छुपे पहलू को उजागर किया गया है? क्या हर तानाशाही को एक पक्ष छुपा रहे या जरूरी है? अगर संभव हो तो चिले के पिनासे, पोलैंड के जारूसेलेस्की, नाइजीरिया के सनी अबाचा और फिलीपींस के फर्डिनेंड मार्कोस के बारे में ऐसी जानकारियां इकट्ठी करें।
चलाने वाली मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने की जरूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की जरूरत नहीं है। और लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की जरूरतों पर तत्काल ध्यान दें। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर और क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारें बेहतर फैसले करने का एक अन्य कारण भी है। लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहस से है। लोकतांत्रिक फैसले में हर कदम ज़्यादा लोग शामिल होते हैं और चर्चा करके फैसले होते हैं। बैठक होती है। अगर किसी एक फैसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम होती है। इसमें कुछ ज़्यादा समय जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी है। इससे ज़्यादा उग्र और गैर जिम्मेवार फैसले लेने की संभावना होती है। इससे ज़्यादा VVI पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा जो पॉइंट पढ़ना। इससे ज़्यादा उग्र और गैर जिम्मेदार फैसले लेने की संभावना घटती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। इसी से जुड़ा तीसरा तर्क भी है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका है। लोकतंत्र जो है मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होता है। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर भी ज़्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं और धार्मिक मान्यताएं अलग अलग है। लोग जातियां भी जुदा जुदा दुनिया को देखिए जुदा जुदा दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। यह एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। ऐसे टकराव को कैसे सुलझाएंगे? इसे ताकत के बल सुलझाया जा सकता है। जिस समूह के पास ज़्यादा ताकत होगी वह दूसरे को दबा देगी और कमज़ोर समूह को इसे मानना होगा, लेकिन इससे नाराजगी और असंतोष पैदा होगा। ऐसी स्थिति में विभिन्न समूह ज़्यादा समय तक साथ नहीं रह सकते। लोकतंत्र इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध करता है। लोकतंत्र में कोई भी अस्थायी विजेता नहीं होता, कोई अस्थायी रूप से पराजित नहीं होता। जो विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं और भारत की तरह विविधता वाले देश लोकतंत्र की एकजुट बनाए हुए हैं। बेहतर सरकार और सामाजिक जीवन पर प्रभाव के हिसाब से ये तीन तर्क लोकतंत्र को काफ़ी मजबूत साबित करते हैं। लेकिन लोकतंत्र के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क उससे बनने वाली सरकारों के कामकाज से जुड़ा नहीं है। यह तर्क लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते का है। लोकतंत्र में नागरिकों को जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती है। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम ना भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है। लोकतांत्रिक नागरिक का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ सबसे गरीब और अनपढ़ भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर पे पढ़े लिखे लोगों को। लोग किसी शासक की प्रजा ना होकर खुद अपने शासक हैं और अगर वे गलतियां करते हैं तब वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र में पक्ष में आखिरी तर्क यह है कि लोकतंत्र व्यवस्था दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र व्यवस्था जो है दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि इस बात का कोई गारंटी नहीं है कि लोकतंत्र में कोई गलती नहीं हो सकती है। किसी भी किस्म की सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती है कि इस मामले में लोकतंत्र का लाभ यह है कि इसमें गलतियों को ज़्यादा देर तक छुपाए नहीं रखा जा सकता। इन गलतियों पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में है और फिर इसमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। इसका मतलब यह है कि शासक समूह अपना फैसला बदले या शासक समूह को ही बदला जा सकता है। गैर लोकतांत्रिक सरकार में ऐसा नहीं किया जा सकता है।
चले अब इस चर्चा को समेटें। और लोकतंत्र हमें सब चीज़ें नहीं दे सकता और ना ही यह सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह साफ तौर पर उन सभी दूसरे व्यवस्थाओं से बेहतर है जिन्हें हम जानते हैं। दुनिया के लोगों को जिनका अनुभव है कि यह अच्छे फैसले के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं को सम्मान किए जाने से ज़्यादा संभावना है और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से साथ रह सकते हैं। अगर हम इसमें कुछ काम करने में असफल रहते हैं तभी इसमें गलती सुधारने की संभावना और इससे सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। और इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छा शासन व्यवस्था माना जाता है। हम मतदाता बहुत नाराज हैं, हम और सहन नहीं करेंगे। ये लिबरल बहुत घमंडी हो गए। इन्होंने सरकार में हमारा विश्वास ही तोड़ दिया, हमारा धन हड़प लिया। 26 जून को होने वाले चुनाव में हम वही करेंगे जो एक कनेडियन सबसे अच्छे ढंग से करता है, यानी हम उनको फिर से जिता देंगे। यह कार्टून कनाडा में 2004 में संसदीय चुनावों को ठीक पहले प्रकाशित हुआ था। इस कार्टूनिस्ट समेत सभी लोग यह मानना था कि लिबरल पार्टी भी ही एक बार चुनाव जीत जाएगी और जब नतीजे आए तो लिबरल पार्टी चुनाव हार गई। और यह कार्टून लोकतंत्र के खिलाफ तर्क देता है, लोकतंत्र के पक्ष में। चलिए देखते हैं। राजेश मुजफ्फर ने एक लेख पढ़ा, उसने बताया कि किसी भी लोकतांत्रिक देश दूसरे लोकतांत्रिक देश के साथ कभी लड़ाई नहीं छिड़ी। लड़ाई तभी होती है जब कम से कम एक देश गैर लोकतांत्रिक सरकार होती है। और पढ़े लिखे पर लेख पढ़ने के बाद राजेश ने कहा कि यह लोकतंत्र के पक्ष में कोई अच्छा तर्क नहीं है। ऐसा सिर्फ संयोग से हुआ है और यह संभव है कि भविष्य के लोकतांत्रिक देशों में बीच युद्ध हो। मुजफ्फर का कहना है कि ऐसा सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। लोकतंत्र में जिस तरह फैसले लिए जाते हैं इसमें युद्ध होने की आशंका काफ़ी कम होती है। इन विचारों को आपको सहमति और किसकी तरफ है और क्यों? चलिए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। लोकतंत्र का बृहद स्वरूप दोस्तों, बेहतर अर्थ दोस्तों। देखिए लोकतंत्र का बेहतर अर्थ क्या होता है। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की सीमित और विवरणात्मक शैली में चर्चा की है। हमने शासक के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे अच्छा दोस्तों कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, इसलिए आप लोग नज़रअंदाज कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। जो लोकतंत्र की जरूरत है हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। हमें जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते। सभी लोगों की तरफ बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होता है और बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबके साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर संभव नहीं हो सकता। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा, योग्यता, कौशल नहीं होता। इसमें हमें लोकतंत्र के स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती है। इससे हम लोकतंत्र को सरकारों से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र के बेहतर अर्थ समझना होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कई बार हम लोकतंत्र के प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन कथनों को भी पर गौर कीजिए। हम लोग का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सीधे
सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसला लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों की उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। मुझे वे शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते हैं। तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। एक नेता के तौर पर एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं। क्या लोकतंत्र की बात करेंगे। लोकतंत्र शब्द इस तरह का प्रयोग फैसले लेने के उसकी बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसला लेने, यानी जो बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी किसी भी फैसले में उतना ही महत्व होना चाहिए जितना किसी बहुत शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। कई बार तो लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं, कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसले लेने के में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार की जरूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम इन आदर्शों पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि लोकतंत्र इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इसमें हमें न्यूनतम या कम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की। हमने सिर्फ शासन के तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की। अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में ज़्यादा बात जानेंगे। इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र कई रूप से ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांतों को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे आम रूप है। लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। इसके बारे में हम अध्याय 4 में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने दूसरे तरीके से भी अपनाए जा सकते हैं। फिर तो सभी लोग साथ बैठकर सीधे फैसले कर सकते हैं। किसी गांव के ग्राम सभा इसी तरह काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ तरीकों पर कल्पना कर सकते हैं। मेरे गांव में ग्राम सभा की बैठक कभी नहीं होती है। यह कैसा लोकतंत्र है। चलिए, इसका यह मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की वे लोकतंत्र न्यूनतम शर्तें हैं। इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र के निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती है। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया बचाए रखने और मजबूत करने की जरूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी करते हैं वह भी हमारे देश में लोकतंत्र के अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। दोस्तों, ये देखिए, यह चीज़ जो है लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही और या दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीतिक हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती है। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकार चाहती ही नहीं है कि लोग राजनीतिक में हिस्सा लें। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों को सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है।
सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है कि इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। खुद करें खुद सीखें दोस्तों। अपने विधानसभा संसदीय क्षेत्रों के सभी मतदाताओं की संख्या पता लगाएं, फिर यह पता करें कि आपके आसपास के सबसे बड़े स्टेडियम हॉल कितने लोग बैठे हैं। यह सोचें कि क्या विधानसभा संसदीय क्षेत्रों में मतदाताओं के साथ बैठना, सार्थक चर्चा करना, लोकतांत्रिक फैसले करना संभव है। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर है दोस्तों। प्रैक्टिस से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया दोस्तों। धन्यवाद।